नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ हूं मैं आपके आहना पुंज। एशियन न्यूज की खास पेशकश में आज बात करेंगे रोबोटिक सर्जरी के बारे में, जिसे रोबोट असिस्टेंट सर्जरी भी कहा जाता है। आखिर ये सर्जरी है क्या और आधुनिक समय में इस सर्जरी को कैसे किया जाता है, क्या कुछ इसकी ज़रूरतें हैं या क्या इसके फ़ायदे हैं, उसे आगे बढ़ाने के लिए या ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है डॉक्टर राजेश सिन्हा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है, रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी है। नमस्कार सर, हमारे खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, रोबोटिक सर्जरी आखिर है क्या और ये कैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से अलग होती है? जी। देखिए, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है रोबोटिक सर्जरी, इसमें तो इसका मतलब है कि इसमें रोबोट नाम का कोई टूल है जिसका कि हम लोग उपयोग करते हैं सर्जरी के दौरान। तो एक्चुअली ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का ही एक एक्सटेंशन भी मान सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें भी हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरह कुछ पोर्ट्स अंदर डालते हैं और रोबोट के माध्यम से हम सर्जरी को करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक रोबोट इंस्ट्रूमेंट्स या टूल कह लें, वो हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग सर्जन कंसोल्स पर बैठते हैं और रोबोट जो आर्म्स होते हैं वो पेशेंट के ऊपर डॉक करते हैं और उसके बाद हम लोग सर्जन कंसोल पर बैठ कर रोबोट को कंट्रोल करते हैं। मतलब सारी सर्जरी सर्जन ही करता है, रोबोट का केवल यूज हम लोग एक असिस्टेंट के तौर पे करते हैं। तो बेसिकली रोबोटिक सर्जरी इट शुड बी कॉल्ड एज ए रोबोटिक असिस्टेड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बेसिकली। ठीक है। और ये सर्जरी जो है ये किन बीमारियों की स्थिति में की जाती है? ऐसी कौन सी बीमारी से अगर पेशेंट जो ग्रसित है तो उसमें ये रोबोटिक सर्जरी कारगर साबित होती है? जी, रोबोटिक सर्जरी जहाँ पर भी हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं वो सब जगह रोबोटिक सर्जरी यूज हो सकती है। अब अगर हम लोग एरिया स्पेसिफिक वाइज बात करें तो जैसे हमें जीआई सर्जन हूँ या जनरल सर्जन हूँ, तो हमारे क्षेत्र में गॉल ब्लैडर की सर्जरी में उसका यूज हो सकता है, हर्निया की सर्जरी में उसका यूज हो सकता है, स्प्लीन की सर्जरी में उसका यूज हो सकता है। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी होती है, मतलब आंतों की या स्टोमक की जो सर्जरी होती है, उसमें उसका यूज हो सकता है। गायनी के एरिया में हिस्टेक्टोमीज़ वगैरह में उसका यूज हो सकता है। ऑन्को सर्जरी में इसका काफ़ी यूज है। यूरोलॉजिकल सर्जरीज में भी काफ़ी यूज है। तो ऑलमोस्ट हर क्षेत्र में इसका आजकल यूज हो रहा है। जिस तरह से डॉक्टर आप बता रहे हैं कि हर क्षेत्र में जो ये रोबोटिक सर्जरी है ये कारगर साबित होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आजकल ये रहता है ना कि लोगों को लगता है कि ये रोबोट से हो रही है, एक मनुष्य या एक डॉक्टर हमारी सर्जरी नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि ये अच्छी ना हो। लोगों को बहुत गलत फहमियाँ होती हैं इसको लेकर। एग्जैक्टली, एक बहुत कॉमन मिथ है कि रोबोटिक सर्जरी में रोबोट सर्जरी करता है और सर्जन्स का, ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हम लोग कोई भी सर्जरी करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से रोबोटिक एक एडवांस सर्जिकल टूल है, एक एडवांस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं सर्जरी के लिए। तो बात यह है कि भाई अब उसकी यूज़ की क्या आवश्यकता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी हम लोग छोटे छोटे होल्स बनाकर सर्जरी करते हैं, वहाँ पे भी हम मॉनिटर पे देख कर सर्जरी करते हैं। तो रोबोटिक की आवश्यकता क्यों पड़ गई और क्यों इसके बारे में इतने हम लोग चर्चा क्यों बात करते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी के कुछ कुछ एडवांटेजेज हैं जो मैं अभी बता देना चाहता हूँ। क्या होता है रोबोटिक सर्जरी, जैसे मैंने बताया सर्जन कंसोल्स पे बैठते हैं। तो जब सर्जन कंसोल होता है, सर्जन कंसोल इसलिए बोलते हैं कि सर्जन वहाँ पे बैठ के सर्जरी का सारा स्टेप्स को करते हैं। तो उसमें जो विजन रहता है वो काफ़ी मैग्नीफाइड एंड 3D विजन्स रहते हैं। 3D विजन मतलब जो हम लोग नेचुरली जो विजन है, जैसे अभी हम जो देख रहे हैं सबको आप आसपास के, तो वो 3D विजन है। 3D मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ। जब हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं कन्वेंशनल, जब रोबोट यूज़ नहीं करते, तो 2D विजन होता है, तो थोड़ा डेप्थ का परसेप्शन उसमें नहीं रहता है, स्पेशली फॉर ए इनएक्सपीरियंस सर्जन्स। तो उसमें हमें 3D में देखने से हमें काफ़ी नेचुरल विजन लगता है। दूसरा वो मैग्नीफाइड रहता है, मतलब वो 10 टाइम्स मैग्नीफाइड होता है। तो जो हम बहुत बारीक जो भी स्ट्रक्चर देखते हो काफ़ी अच्छा बड़ा दिखता है, तो दैट मेक्स सर्जरी लिटिल मोर सेफर नो। तो ये इसका एक एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज क्या होता है, हम लोग जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अब लेप्रोस्कोपी से कंपेयर करेंगे तो लेप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं ऐसे, और इसके जॉज केवल ऐसे, मान लो ये जॉज हैं तो ये ओपन और क्लोज हो सकते हैं, स्ट्रेट लंबे लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जबकि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके जो रिस्ट होता है उसका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और ऑलमोस्ट ह्यूमन के रिस्ट की तरह होता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। जैसे हमारे फिंगर्स हैं, हमारे जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं तो एक जगह से काम नहीं करते ना, हमारा मूवमेंट यहाँ भी है और फिंगर्स में है, रिस्ट पे है, फिर रोटेशंस हैं, इसमें भी मल्टीपल जॉइंट्स हैं।
तो उसके रिस्ट में मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, काफ़ी ज़्यादा मैन्युवरिटी होती है उसके मूवमेंट की। वो ह्यूमन रिस्ट जैसा ऑलमोस्ट काम करता है, बल्कि उससे ज़्यादा भी। मैंने दैट कैन रोटेट अराउंड 360 डिग्री। हमारा 360 डिग्री नहीं घूम सकता है और उसमें 360 घूम सकता है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें जो डिफ़िकल्ट एंगल में काम करने होते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती है। जो कम्प्लेक्स सर्जरीज होती हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरीज होती हैं, और हमें डिफ़िकल्ट एंगल में अगर हमें काम करना है तो स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट से करना थोड़ा दिक्कत रहता है। और जब हमें ये फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट, रिस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं या आर्टिकुलेट इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहता है। ऑपरेशन कराने जाते हैं तो हमेशा एक इंसान का बजट होता है, तो दिमाग में ये भी आता है कि अगर ये रोबोटिक सर्जरी है तो ऐसा ना हो इसमें हमारा पैसा ज़्यादा लग जाए, ऐसा? हाँ, ऐसा है, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी एक तो मशीन काफ़ी महंगी होती है। जो इसकी मशीन की कीमत है, वन टाइम की जो कॉस्ट है, दैट इज़ अराउंड 10 to 15 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ मशीन यू आर टेकिंग ऑफ। देन इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो आर्म्स जो हम लोग अंदर जाके एब्डोमेन में जो काम कर रहा है, वो एक इंस्ट्रूमेंट्स की कॉस्ट 3 लाख है, और वो केवल 10 केसेस के लिए यूज कर सकते हैं। 10 केसेस के बाद अगर वो ठीक भी है तो भी हमें डिस्कार्ड करना होता है। दैट इज़ अ पॉलिसी टू मेक दिस सर्जरी सेफर। अंडरस्टैंड? 10 के बाद उसको यूज़ नहीं करते। तो अगर हम उसको पर केस भी करेंगे तो 30,000 ऐसा हो जाता है। तो अगर हम 2 आर्म्स भी यूज करेंगे तो 60,000 हो गया। तो आप ऐसे ग्रॉसली कह सकते हैं कि कोई भी हम लेप्रोस्कोपी जो सर्जरी करते हैं उसकी जितनी भी कॉस्ट है, उससे रोबोटिक सर्जरी कम से कम 70-80,000 एक्स्ट्रा रहता है। दैट इज़ बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। माइंडसेट है सबका कि भाई अगर इंसान हमारे लिए काम करेगा तो वो बेहतर कर देगा, और रोबोट्स अगर काम करेंगे तो वो अच्छा नहीं करेंगे, हमारी जान को खतरा हो सकता है। तो लोगों में ये मिथक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने इतने सारी चीज़ें बताई हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, इन डेप्थ काम ज़्यादा करता है, 3D विजन्स हमें देता है, लेकिन उसके बावजूद एक मेंटली हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हैं कि हमारे लिए डॉक्टर करे तो वो बेहतरीन होगा, रोबोट करे तो बेहतरीन नहीं होगा। नहीं, यहीं पे एक मिथ है। ये सवाल ये है कि जो मन में जो उन लोगों के मिथ है कि रोबोट सर्जरी करता है, सर्जन करता है। रोबोट सर्जरी कर ही नहीं सकता है। रोबोट अपने आप वो ऑटोनोमस नहीं है, वो पूरा का पूरा सर्जन्स के कंट्रोल में है। हम जो करेंगे, हमारी जो मूवमेंट होगी उसी को वो फॉलो करेगा। तो यहाँ पे सर्जरी, जैसे हम कोई भी सर्जरी करते हैं, हम कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, वो अपने आप इंस्ट्रूमेंट तो काम नहीं करता है। तो रोबोट भी वैसा ही है। रोबोट को हम गाइड भी नहीं, हम कंट्रोल करते हैं। हमारे फिंगर्स में और हमारे मूवमेंट में सारी उसकी कंट्रोल है। हमारी जो मूवमेंट होगी उसी को वो वहाँ पे फॉलो करेगा। अगर हमारी मूवमेंट गलत है तो गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब सर्जन्स का एक्सपीरियंस होना, सर्जन्स की ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। बस एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि ये जो लोगों के दिमाग में है कि भाई ये सब कुछ रोबोट कर रहा है, ऐसा नहीं है। सर्जन्स इसके पीछे रहते हैं, वो सिर्फ वहाँ पे रोबोटिक में इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो क्या इसके लिए कुछ स्पेशली स्टडीज़ करते हैं? हाँ, देखिए, अब इसमें मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। जैसे हम लोग की ट्रेनिंग जो है एज ए सर्जन तो हो चुकी है काफ़ी साल पहले। जब हम लोग पढ़ाई किए, मास्टर डिग्री करके निकले, तो हमारी ट्रेनिंग हो गई, और थोड़ी बहुत और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है ओवर द ईयर्स वो हो जाती है। तो हमें नया कुछ सर्जरी एज ए सर्जन कुछ सीखना नहीं रहता है, हमें सर्जिकल स्टेप्स कुछ नहीं सीखने हैं, दैट वी नो। अब होती है कि रोबोटिक सर्जरी में जब रोबोट आ जाती है तो हमें केवल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, रोबोट के जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसके बारे में जानना होता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे, आपके पास मारुति कार है, आप कार चलाना जानते हैं, आप अच्छा ड्राइवर हैं। अब आपको सडनली मर्सिडीज या कुछ और हाई फाई गाड़ी दे दी जाए तो आपको 1-2 दिन लगेगा उनकी चीज़ों को समझने में, उनके फीचर्स को समझने में। तो वैसे ही यहाँ पे हमें मशीन्स के बारे में सीखना होता है, जो कि कंपनी द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। उसमें बहुत समय नहीं लगता है, इट हार्डली टेक 2 to 3 days ओनली। एंड देन आपको सर्जिकल स्टेज पता है तो एक्सपीरियंस सर्जन है तो ही कैन डू। तो वो ट्रेनिंग कैसे, जो पुरानी सर्जरी होती थी उससे आज की रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि ट्रेडिशनल सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी को काउंट किया जा रहा है, उनसे कैसे अलग है? हाँ, तो इसमें ये हमें जो देखिए, जो हमारा सर्जन कंसोल पे बैठे हैं, एक विजन जो हमारे थोड़ा सा नया हो गया। पहले 2D पे अपन सारा काम कर रहे थे जब हम लैब से कर रहे थे, अब 3D में आ गया, तो थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ समय लग सकता है। फिर जो हमें जो मास्टर कंट्रोलर्स बोलते हैं, जहाँ से हम बोर्ड को कंट्रोल करते हैं, उसके मूवमेंट को वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्फ कि कैसे मूवमेंट से किस तरीके की मूवमेंट वहाँ पे होगी। बट दैट डजंट टेक मच टाइम।
वो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी मशीन्स के बारे में, हाउ डज इट वर्क, एंड सेकेंडली आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई कोर्स करना है 3 इयर्स का 4 इयर्स का, जैसे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में करते कितने हैं। महीने की ट्रेनिंग अगर होती है मिनिमम टू मैक्सिमम? ट्रेनिंग 2 दिन की होती है कंपनी की। ओके। देन यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर मशीन। इसमें सिमुलेटर्स भी होते हैं जो कि आपको सर्जरी के पहले, बिफोर आप जब सर्जरी स्टार्ट नहीं किए उसके पहले कुछ सिमुलेटर्स होते हैं जो वर्चुअल होते हैं, आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं। और जो एक्सपीरियंस सर्जन्स रहते हैं उनको कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अच्छा, आफ्टर सर्जरी पेशेंट्स को बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा जाता है, तो रोबोटिक सर्जरी में भी सेम होता है? सेम कोई ऐसा डिफरेंस सर्जिकल नहीं? प्रिंसिपल सब सेम रहेगा, चाहे आप ओपन सर्जरी करो, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करो या रोबोटिक सर्जरी करो, सर्जिकल प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। और ऐसे कुछ पेशेंट जिन्हें हमें मना करना पड़ता हो कि आपकी रोबोटिक सर्जरी नहीं हो पाएगी? ये डिपेंड करता है पेशेंट की कोई कंडीशन है। मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें कि हमें लेप्रोस्कोपी भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हम लेप्रोस्कोपी, मैंने जैसे बताया रोबोटिक सर्जरी इज एन एक्सटेंशन ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, आई मीन रोबोटिक सर्जरी इज एन एक्सटेंशन ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो उसमें क्या होता है, हमें अंदर कुछ गैसेस वगैरह भरने पड़ते हैं, तो बॉडी में हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं। तो सपोज करिए कोई पेशेंट कार्डियक पेशेंट है, उसका लंग बहुत ख़राब है, हार्ट बहुत ख़राब है, पेशेंट स्टेबल नहीं है, स्टेबल मीन्स उसकी हीमोडायनेमिक ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है, या पेशेंट बहुत सीरियस है, शॉक में है, तो हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी नहीं करते हैं, वहाँ पे ओपन सर्जरी करते हैं। मतलब तो ऐसा उस केस में हम फिर रोबोटिक सर्जरी भी नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि रोबोट अगर कोई सर्जरी नहीं कर सकता तो रोबोटिक भी मना हो, दोनों ही फिर मना होंगी? हाँ, ऑलमोस्ट, क्योंकि रोबोटिक में थोड़ा टाइम भी लगता है, बिकॉज हमें पेशेंट के पास जो रोबोट होता है काफ़ी हेवी मशीन रहती है, वहाँ जाकर डॉक करना होता है, दैट टेक्स लिटिल टाइम ऑल्सो, 5 मिनट 10 मिनट डिपेंडिंग अपॉन दी एक्सपीरियंस एंड दी ट्रेनिंग ऑफ आवर ओटी स्टाफ ऑल्सो, क्योंकि उनको भी ट्रेन करना जरूरी होता है मशीन के बारे में बताना, तो उसमें भी टाइम लगता है। या पेशेंट कभी कभी अनडॉक करने में भी टाइम लगता है, तो हम उसे टाइम सेव करने का, पेशेंट बहुत सीरियस है तो हो सकता है हम रोबोटिक उनको आप नहीं करेंगे, रोबोटिक नहीं बताएंगे। अच्छा, जैसे आपने ये भी बताया, क्योंकि अगर पैसे देखे जाए, बजट अगर देखा जाए तो ये 70 to 80,000 अ बिट कॉस्टली है। कॉस्टली है मैडम, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि कॉस्ट है, अब इंडिया में कॉस्ट की बहुत सारी बातें होती है, बट हम उनके बेनिफिट्स नहीं देखते हैं। हम बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं स्मार्टफोन लेने में, स्मार्ट टीवी लेने में, कार्स में, गाड़ी में, घर में, बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें में जिसका हमारे बॉडी पे कोई फ़ायदा नहीं है, हेल्थ वाइज कोई फ़ायदा नहीं है। बट हम जब हेल्थ की बात में आते हैं तो बहुत सारे कॉस्ट पे डिस्कशन होता है, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी है इंडिया में। लेकिन हम ये देखेंगे कि वो 78,000 से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल। पेशेंट का सर्जरी सेफ हो रहा है, पेशेंट को पेन बहुत, इसमें पेन जो है ना लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी कम होता है, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म ऐसी होती है कि इसमें जो लैप से भी कम पेन होता है रोबोटिक सर्जरी में। पेशेंट जल्दी घर जाता है, कंफर्ट लेवल काफ़ी है, काम पे जल्दी चले जाता है, वहाँ पे पैसा सेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर काम पे आप जल्दी जाओगे तो तुम्हारा आपका वर्क लॉस कम होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑफसेट भी हो रहा है आपका, अगर इधर एक्स्ट्रा लग रहा है तो आपका उधर बच रहा है, तो देयर आर मेनी एडवांटेजेस। सो ठीक है, 60-70,000 एक्स्ट्रा लग रहा है, बट आप उसके बेनिफिट देखेंगे तो हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो क्या भारत के बड़े बड़े अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी देखने को मिल रही है, या ऐसे भी कुछ अस्पताल हैं, छोटे अस्पताल, जहां पे ये सर्जरीज बहुत आम हो चुकी है और ये बहुत सक्सेसफुल रह रही है? देखिए, ये 5 साल पहले या प्री कोविड एरा, पोस्ट कोविड एरा अगर हम बात करें, प्री कोविड में केवल बड़े अस्पतालों में था ये। आप समझ सकते हैं जहाँ पे 15 करोड़ 16 करोड़ की मशीन्स लगानी है, उसके बाद कॉस्ट, रिकरिंग कॉस्ट भी है, पेशेंट को भी कॉस्ट पे करना पड़ेगा, कंज्यूमर्स लग रहे हैं बार बार, तो अब 15-16 करोड़ हर हॉस्पिटल के लिए इतना आसान नहीं रहता। प्लस वो कॉस्ट रिकवर होगा कि नहीं होगा, पेशेंट वहाँ पे पे करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बहुत चुनिंदे शहरों में पहले थे, मेट्रोज में ज़्यादा थे, बट पोस्ट कोविड में ये इसकी मतलब या लास्ट 5 ईयर्स में इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, लोग इसके समझने लगे हैं कि इससे क्या एडवांटेजेस हैं, और कॉस्ट भी काफ़ी कम हो गया है पहले से। मतलब जो बहुत साल 20 साल पहले तो बहुत 50, 60, 70, 80 करोड़ होते थे। पहले एक कंपनी केवल डाविंसी होती थी, दैट इज़ द बेस्ट कंपनी, वही हमारे पास मशीन भी है। और भी कंपनीज आ गई, उनके पेटेंट कम हो गए, तो कॉस्ट भी काफ़ी कम हो गया। तो ऐसा करके अभी, और प्लस बेनिफिट्स हैं, तो ऐसा करके अब बहुत सारे शहरों में आने लगे। बट अब जैसे हमारे रायपुर शहर में ये 3-4 हैं। अब रायपुर तो मेट्रो नहीं है, इट इज टियर 2 सिटी यू कैन से। तो जब टियर 2 में 4 हो गए तो आप समझ सकते हो कि बॉम्बे दिल्ली में तो जो बड़े अस्पताल हो तो एक एक जगह पे 4, 5, 6 अब रोबोट ऐसे ले रहे हैं।
अच्छा, अगर पहले के कंपैरिजन में देखा जाए तो कितने परसेंट सर्जरीज जो हैं जो पहले लेप्रोस्कोपिक होते थे और अब रोबोटिक हो रहे हैं, कितना ग्रोथ हुआ इसमें? काफ़ी ग्रोथ हुआ है। मैं परसेंटेज आई कांट टेल यू बिकॉज मेरे पास डेटा नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर मान लिया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 4-5% सर्जरी होती होगी पहले, तो अभी 20% हो गई है। रोबोटिक सर्जरी के ऊपर एक जो मैसेज हमारे पेशेंट्स को देना चाहेंगे कि भाई अगर आप रोबोटिक सर्जरी करवाते हैं तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, या ये जो मिथ आपने, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर भी कर दी हैं, लेकिन फिर भी एक लास्ट मैसेज, क्योंकि लोगों को ये जानना बेहद ज़रूरी आज की डेट में है कि अगर जैसे जैसे टेक्निक्स आ रही हैं तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हम जीवन में हमेशा कोई नई टेक्निक, नई चीज़ आती है तो हम उसको तुरंत एक्वायर करते हैं। हेल्थ के सेक्टर में थोड़ा सा हम लोग पीछे हो जाते हैं, हमारी थिंकिंग ऐसी है। बट हमें मैसेज यही देना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि रोबोटिक सर्जरी में एक तो 2-3 मिथ्स है जो कि आपको हटानी है, क्योंकि रोबोट नहीं करता है, पर सर्जन से सारा कंट्रोल रहता है, सर्जन ही सर्जरी करता है। तो यू शुड चूज अ एक्सपीरियंस सर्जन, नंबर 1, और चूज अ बेटर सेंटर, गुड वेल इक्विप्ड सेंटर जहाँ पे होती है, एक वो देखें। दूसरा, कॉस्ट को लेके ज़्यादा न घबराएं। कॉस्ट 40-50-60 हज़ार, 70-हज़ार एक्स्ट्रा लग भी रहा है तो दैट इज़ फॉर यू ओनली, आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे, जैसे मैंने बताया वो सारे फ़ायदे हैं। तो आप कुछ पैसा करके, आपके हेल्थ के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर लग रहा है, तो वाई नॉट, यू कैन चूज रोबोटिक सर्जरी ओवर द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एज वेल, आई थिंक। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत सारी जानकारियां दी और लोगों के जितने भी सवाल मन में इस समय पर होंगे वो भी कहीं ना कहीं क्लियर हो चुके हैं। तो आप जल्द से जल्द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, क्योंकि हो ही रही है, और ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि रोबोटिक सर्जरी में रोबोट काम करते हैं। सिर्फ पीछे जो हाथ होता है वो आपके ही डॉक्टर्स का होता है, जो विश्वास आपका हमेशा डॉक्टर्स पर रहता है, वही डॉक्टर्स आपके लिए वहां काम कर रहे होते हैं। हमारे इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया और देखते रहिए एशियन न्यूज।